वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। और आज मैं आपसे जो G20 में जो इंडिया ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं उसके बारे में बात करूंगा। इंडिया ने दो मिनीलैटरल इनिशिएटिव्स किए हैं। एक साउथ अफ्रीका और ब्राजील के साथ, उसको लोग मिनी ब्रिक्स कह रहे हैं क्योंकि रशिया और चाइना नहीं है उसमें। और एक ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ जो टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है। तो इन दोनों इनिशिएटिव्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगा और थोड़ा बहुत आई विल ऑल्सो रिफ्लेक्ट, थोड़ा बहुत मैं अपने ख्यालात इजहार करूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप के और शी जिनपिंग और पुतिन के ना आने से G20 पर क्या असर हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें मैं के बारे में आपसे बात करूंगा। और फिर उसके बाद ये भी आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा कि हम एक ऐसे कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो ऐसे मोड़ पे आके खड़ा हो गया कि ये बात तो तय है कि दुनिया जैसी थी वैसी अब नहीं रहेगी। दुनिया जैसी थी वैसी अब नहीं रहेगी, लेकिन ये बिल्कुल पता नहीं कि कैसे रहे। तो द फ्यूचर इज नॉट क्लियर, बट वी आर सर्टेन दैट द पास्ट इज नॉट गोइंग टू बी रिपीटेड। तो ये मुख्तसर सी मेरी समरी है कि जो मैं आपसे कहने वाला हूँ। तो जो दो इनिशिएटिव्स लिए हैं, पहले मैं आपको इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका का जो मिनी लैटरल इनिशिएटिव है उसके बारे में बात करूंगा। फिर उसके बाद इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा का जो टेक इनिशिएटिव है उसके बारे में बात करूंगा। तो ये जो मिनी ब्रिक्स जो कह रहे हैं ये कोई नई चीज नहीं है। दिस इज एक्चुअली ब्रिक्स से भी पुरानी चीज है ये। इसको इप्सा डायलॉग फोरम कहते हैं। तो ये इप्सा डायलॉग फोरम जो है फिर 2003 में एस्टेब्लिश हुआ था, प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी के ज़माने में। और मनमोहन सिंह ने उसको काफ़ी इम्पेटस दिया था। तो आइडिया ये था कि तीन मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट से, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से, तीन डेमोक्रेसीज ऑफ द ग्लोबल साउथ वो साथ में आएंगे और दे विल ट्राई टू मेक द वर्ल्ड ए बेटर प्लेस, दुनिया को और एक बैलेंस्ड और फेयर वर्ल्ड। तो उनका स्लोगन था डेमोक्रेसीज ऑफ द ग्लोबल साउथ यूनाइटेड फॉर अ फेयर वर्ल्ड। तो इसको कहते हैं IBS से, इप्सा, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। तो बेसिकली ये हुआ है कि पिछले 5-10 साल में नरेंद्र मोदी के दौर में इंडिया हैज बीन अंटिल नाउ अमेरिका फोकस्ड। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 11 चक्रें की हैं US की, और चंद साल में तक तो US ने भी इंडिया के साथ काफी कोऑपरेट किया, क्वाड में शामिल किया और इंडिया के साथ मतलब सोफिस्टिकेटेड प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू किया। एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप की इंडिया के साथ। द आइडिया वाज कि इंडिया भी डेमोक्रेसी है, बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया अब दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, एंड इंडिया कैन बिकम ए पार्टनर चाइना को बैलेंस करने के लिए इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो ये अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी थी उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा इंडिया बन गया था। तो इंडिया ने बेसिकली अमेरिका के साथ चलने से वो RIC जैसे रशिया, इंडिया, चाइना इनिशिएटिव है उससे दूर हो गया, SCO को कमजोर कर दिया, ब्रिक्स में भी इंडिया का रोल थोड़ा कम होते जा रहा था, और ये इप्सा तो बिल्कुल ही मतलब डेड हो गई थी। लेकिन जब से इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात थोड़े खराब हो गए, कह सकते हैं, दे आर नॉट एज गुड एज दे वर बिफोर, जैसे पहले थे वैसे नहीं रहे, तो उसके बाद से इंडिया दूसरे इनिशिएटिव्स की तरफ देखना शुरू कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बीजिंग गए थे SCO की समिट के लिए, हालांकि 2023 में उसे वर्चुअल कर दिया, 2024 में वो गए भी नहीं, फिर इसलिए अब 2025 में वो गए। तो वो SCO को भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रिक्स को भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, और अब ये इप्सा को भी लॉन्च फिर से रिवाइव करने की कोशिश की है। तो इप्सा के जो गोल्स हैं, तो ये ब्राजील में इनिशिएट हुआ था जून की 6 तारीख को 2003 में। और इनके जो 4 गोल्स हैं बेसिकली, एक तो साउथ साउथ कोऑपरेशन, यानी ग्लोबल साउथ के मुल्कों के बीच में ट्रेड, इकोनॉमिक, कल्चरल वगैरह प्रमोशन के लिए, ताकि एक दूसरे की एक्सपीरियंस से वो सीखें भी और एक दूसरे की मदद भी करें डेवलपमेंट। दूसरी, ये चाह रहे थे कि गरीबी हटाने की कोशिश करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू।
तो गरीबी हटाएं डेवलपमेंट के लिए, लेकिन डेवलपमेंट ऐसा हो जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो और सस्टेनेबल हो। ये दूसरा गोल था इप्सा का। और उसके बाद ग्लोबल कोऑर्डिनेशन के, ये कोऑर्डिनेट करेंगे और कोऑपरेट करेंगे क्लाइमेट चेंज के मसाइल पर, यूएन के रिफॉर्म पर, काउंटर टेररिज्म, ये सारे 2003 के गोल्स बता रहा हूँ। और चौथा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन था कि पीपल टू पीपल जो ताल्लुकात है वो बढ़ाया जाए, टूरिज्म बढ़ाया जाए। तो बेसिकली एक किस्म से ये तीनों मुल्क चाह रहे थे कि वो एक दूसरे के करीब आ जाए। तो ये गोल्स थे। और फिर ये बेसिकली इन्होंने थोड़ी बहुत फंडिंग भी की थी और चीज़ों को इन्वेस्ट किया। तो लेकिन अब जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको रिवाइव करने की कोशिश की है जोहानिसबर्ग में, तो उसके अब 4 रिवाइव गोल्स। और वो गोल एक है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म। तो इसमें ये तीनों मुल्क चाहते हैं कि उनको P5 से जाकर P8, मतलब देयर इज अ ग्रुप ऑफ 4 कहते हैं, जिसमें जर्मनी, जापान, ब्राजील और इंडिया है, जो सब चाहते हैं कि इन सबको भी परमानेंट मेंबर्स बना दिया जाए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। और फिर लोग कहते हैं कि भाई अफ्रीका को भी एक सीट दिया जाए या 2 सीटें दिया जाए, और अफ्रीका में अगर 2 सीटें जाती है या एक भी जाती है तो वो साउथ अफ्रीका को जाना चाहिए, उसका हक बनता है। तो बेसिकली ये सारे तीनों मुल्क अब फोकस करेंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म के लिए। बेसिकली दे वांट अ सीट एट द टेबल, कि दुनिया की जो डिसीजंस होते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें ग्लोबल साउथ का कोई रोल नहीं है सिवाय चाइना के। तो वो चाहते हैं कि अब ये जो नए डेमोक्रेसीज हैं इनको भी एक रोल मिलना चाहिए। ये तो इंडिया का पिछले 4-5 साल से ये एक किस्म से तकिया कलाम बन गया है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म। हालांकि कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है, ना यूएन में हुई है, ना वर्ल्ड बैंक में हुई है, ना आईएमएफ में हुई है। फिर जो दूसरा है एनहांस काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये सब इंडिया का एजेंडा है। ना साउथ अफ्रीका को टेररिज्म का प्रॉब्लम है, ना ब्राजील को। सो आई डोंट नो व्हाई दे वुड वांट टू कोलैबोरेट, और इंडिया को क्या मदद वो कर सकते हैं। सो इंडिया का ये एजेंडा है, हर इंटरनेशनल फोरम में इंडिया इज ट्राइंग टू यूज दिस। जो तीसरा मुद्दा है वो क्लाइमेट फाइनेंस और ग्लोबल साउथ का है, कि जो ग्लोबल साउथ के मुल्क हैं उन पे क्लाइमेट का ज़्यादा असर होता है। जैसा आपने देखा, जब साउथ में अर्थक्वेक्स होते हैं तो लोग सौों की तादाद में मरते हैं। फिर बारिश भी होती है, अर्थक्वेक्स भी आते हैं। तो इस तरह से देयर हैज़ टू बी सम रिलीफ फॉर द ग्लोबल साउथ। और फिर जो कर्जे वगैरह लिए हैं उसे माफ़ भी कराए। और जो फोर्थ एजेंडा ये चाह रहे हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। वो चाह रहे हैं कि अमीर मुल्क ग्लोबल नॉर्थ के ग्लोबल साउथ को टेक्नोलॉजी दें। जैसा इंडिया चाहता है कि जेट इंजन ले अमेरिका से, एआई की टेक्नोलॉजी आए, चिप्स वगैरह भी वहाँ से आए नॉर्थ से। सो दे इट इज़ एन अटेम्प्ट, मतलब वो एजेंडा तो वही पुराना है कि भाई हम गरीब मुल्क हैं, हम अंडर डेवलप्ड हैं, हमें मदद चाहिए नॉर्थ की टू डेवलप। और हम कैसा एक दूसरे की मदद करें और कैसा हम मिलकर नॉर्थ से मदद चाहें। सो दैट इज द एजेंडा ऑफ दिस। ये 22 साल से है, लेकिन कमज़ोर हो गया था। और मुझे लगता है कि अगर इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात फिर ठीक हो जाते हैं तो आई थिंक इंडिया विल देन इस पे स्लो पेडलिंग कर देंगे और इप्सा शायद फिर दोबारा मर जाएगा। लेकिन जब तक इंडिया के ताल्लुकात अमेरिका के साथ इसी तरह से ल्यूकवार्म तौर पे चलते रहेंगे, तो मुझे लगता है इंडिया दूसरे इनिशिएटिव्स पर तवज्जो ज़्यादा देगा। और फिर जो दूसरा उन्होंने इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहाँ पर लॉन्च किया है इन साउथ अफ्रीका, वो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ है। कॉल ACITI, ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक ट्राइलैटरल कहते हैं उसको। तो इसके 4 मकसद हैं, 4 गोल्स। एक, उनको डर है कि दुनिया में टेक फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। उसका मतलब ये है कि बेसिकली डिजिटल डिवाइड, इंडिया यूएस और चाइना एआई में बहुत आगे निकल जा रहे हैं, बाकी के लोग सब पीछे रह जाएंगे। तो एक किस्म से कैपेबिलिटीज में बहुत फर्क आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल जो एआई की जो रेस है उसमें अमेरिका और चाइना और रेसिंग फॉरवर्ड। वहाँ पे डीप सीक है, यहाँ पे चैट जीपीटी है, अमेरिका के पास एनवीडिया है, और विच इज़ द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। और असल एआई की चिप्स वही बनाता है। तो एक किस्म से अमेरिका के पास एआई की मोनोपोली है, एआई की हार्डवेयर पे मोनोपोली है। और चाइना
के पास तो 50% दुनिया के एआई रिसर्चर्स चाइना हैं और चाइना में होते हैं। तो एक किस्म से आप कह सकते हैं कि चाइना हैज़ द एडवांटेज इन सॉफ्टवेयर ऑफ एआई, और अमेरिका के पास हार्डवेयर का एआई है। तो दूसरे मुल्क यूरोप और ग्लोबल साउथ के वो पिछड़ जा रहे हैं। तो ये कोशिश की जा रही है कि एक किस्म से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंडिया मिलकर के अपने एनर्जीज पूल करें और ये जो गैप बढ़ रहा है उसे कम करने की कोशिश करें। और जो दूसरा गोल है कि वो जॉइंटली रिसर्च करना चाहते हैं, R&D इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं। देखिए, R&D के अगर आपको करना है तो बात करने से नहीं होता, यू हैव टू इन्वेस्ट। सिंपल सी बात है, आपको रिसर्च चाहिए, थिंक टैंक्स में पैसे दीजिए, यूनिवर्सिटीज को रिसर्च दीजिए, कॉरपोरेशंस को इंकरेज करें कि वो रिसर्च में पैसे डालें। तो यू हैव टू बी टेक सेवी, एंड अगर इसमें रिसर्च में इन्वेस्ट करना है यू हैव टू हैव फंडिंग, वरना नहीं होगा। तीसरा फिर वही सप्लाई चेन्स की बात है, डी रिस्किंग, डिपेंडेंसीज। जो चाइना पे जो डिपेंडेंसी है खासतौर से रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर, उससे वो बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तीनों के पास काफ़ी ज़्यादा रिजर्व्स हैं ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स। ये और बात है कि उनके पास उनको निकाल कर उनको प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी नहीं है, वो सारी की सारी चाइना के पास है। और एक चौथा जो गोल है इस इनिशिएटिव का, वो मुझे अजीब सा लगा, ग्लोबल साउथ का फोकस। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ग्लोबल साउथ पे फोकस क्यों कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता, ये वही जवाब दे सकते हैं। बट आई वाज वेरी सरप्राइज टू सी कि आप ग्लोबल नॉर्थ के दो मुल्कों के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं और बात कर रहे हैं ग्लोबल साउथ की। अगर यही टेक्नोलॉजी की कोशिश, अगर इनिशिएटिव लेते हैं तो ग्लोबल साउथ के मुल्कों से आप इंटरेक्ट करते हैं टू डू दिस, बट यू आर मीटिंग विद टू कंट्रीज विच आर पार्ट ऑफ द ग्लोबल नॉर्थ एनीवे, और उसमें कनाडा तो G7 का भी एक हिस्सा है। तो ये दो इनिशिएटिव्स आए हैं G20 के बाद। देखिए, G20 में एक किस्म से फ्रेगमेंटेशन हो गया है, मुख्तलिफ ग्रुप्स बन गए। एक ग्रुप ग्लोबल नॉर्थ का हो गया, G7 का, जो वहां पर बैठ के वो अलग से मिल रहे थे, दे वर टॉकिंग अबाउट यूक्रेन, उनका एजेंडा यूक्रेन था। फिर जो ग्लोबल साउथ के मुल्क थे वो अलग से मिल रहे थे, उनका एजेंडा डेट रिलीफ था कि भाई हम पे जो कर्जे हैं उसे माफ कर दें। और फिर ग्लोबल साउथ में इस तरह की मीटिंग, जैसे ब्राजील, इंडिया और साउथ अफ्रीका अलग अपनी मीटिंग्स कर रहे थे, जिसमें फोकस वाज मोर ऑन डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, कोलैबोरेशन वगैरह। तो डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग और पुतिन के ना जाने की वजह से G20 एक तरह से फ्रेगमेंट होते जा रहा है और कमजोर होते जा रहा है, उसकी रेलेवेंस कम होती है। और रामाफोसे जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इतना बड़ा कर दिया उसको कि पहले तो अभी 21 मेंबर हो गए, 19 इकोनॉमीज, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। तो वो G21 हो गया है। उसके बाद उन्होंने कई और मुल्कों को भी दावत दे दी, कई और नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी बुला लिया वहां पर। तो इट बिकेम लाइक ए मिनी UN। तो अगर UN ही बनाना था तो UN तो ऑलरेडी है। सो आई थिंक एक के साउथ अफ्रीका की जो आप कह सकते हैं इसको डेमोक्रेटाइजेशन जो कोशिश कर रहे हैं, वो G20 का मकसद ही था टू टेक द मेन प्लेयर्स टू मेक डिसीजंस क्विकली, जिसका असर ग्लोबल। लेकिन अगर आप पूरा ग्लोबल इनिशिएटिव लेते हो तो उससे बेहतर है कि UN में लेके चले आते ये इनिशिएटिव, अगर सारे मुल्क वहां बैठकर देन दे कैन डिसाइड, इट विल बिकम वेरी इनइफेक्टिव। तो मुझे लगता है कि ये जो G20 था, इट्स अ टर्निंग पॉइंट। अब देखते हैं अगले साल क्या होता है, US में है, एंड US विल कंप्लीटली रिवर्स ये सारा जो एजेंडा साउथ अफ्रीका ने सेट किया है, वो बिल्कुल वो नेगेट कर देंगे। तो एक किस्म से इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम और कंटिन्यूटी भी नहीं रहेगी मुझे लगता। तो एनीवे, तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि दो नए इनिशिएटिव्स में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। एक पुराना इनिशिएटिव है IPSA, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका का, जिसको वो रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मेन एजेंडा आप ये कह सकते हैं कि ग्लोबल साउथ का कोऑपरेशन और इंटीग्रेशन बढ़ाना। और जो दूसरा है वो ग्लोबल नॉर्थ के मुल्कों के साथ है, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ, और ये बेसिकली टेक कोऑपरेशन है। कोशिश ये है कि चीन और अमेरिका के से ज़्यादा पीछे ना रहे। तो एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग कॉन्वर्सेशंस।
और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। टेक केयर।